अति प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का गुजरात के जखाऊ तट के पास हुआ लैंडफॉल। तट से टकराने के बाद चक्रवात की तीव्रता में धीरे धीरे आएगी कमी। तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश। समुद्र में उठ रही हैं 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें। बिपरजॉय से निपटने के लिए एनडीआरएफ और सेना समेत तमाम एजेंसियां पूरी तरह तत्पर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों के साथ की बातचीत। सुरक्षा और बचाव के दिए निर्देश। राहत एवं बचाव कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लगातार कर रहे हैं निगरानी। भूपेंद्र पटेल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिर के वन में अन्य जानवरों के प्रति भी चिंता व्यक्त की। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन हुआ खत्म। आखिरी दिन भी कई जगह हिंसा की खबरें। राज्य में चुनावी हिंसा के हालात पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त। पंचायत चुनाव के लिए राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के दिए आदेश। 48 घंटे के भीतर केंद्र से करना होगा अनुरोध। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है भारत। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद की ICOMM टेली लिमिटेड के साथ 1035 उपकरणों की खरीद के लिए 500 करोड़ रुपए के अनुबंध पर किए हस्ताक्षर। भारतीय सेना की संचार प्रणाली होगी और मजबूत। चेन्नई के महाबलीपुरम में W20 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किया संबोधित। जेंडर, डिजिटल डिवाइड और जलवायु परिवर्तन पर महिलाओं पर पड़ रहे प्रभाव की चर्चा की। हैदराबाद में G20 कृषि मंत्रियों की बैठक। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2023 की तारीखों का किया ऐलान। 31 अगस्त से 17 सितंबर तक पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा टूर्नामेंट। 4 मैच पाकिस्तान और बाकी मैच श्रीलंका में होंगे। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें लेंगी हिस्सा। इंडोनेशिया ओपन में किदाम्बी श्रीकांत HS प्रणॉय पहुंचे क्वार्टर फाइनल में। महिला एकल में PV सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में हार कर हुई बाहर। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया है कि चक्रवात बिपरजॉय कराची और मांडवी के बीच गुजरात के जखाऊ बंदरगाह तट से टकरा रहा है। उन्होंने कहा कि तट से टकराने के बाद चक्रवात की तीव्रता में धीरे धीरे कमी आएगी। साइक्लोन बिपरजॉय एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म के हिसाब से 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड के साथ कराची और मांडवी के बीच में जखाऊ की आसपास तट को हिट कर रहा है। लैंडफॉल का जो प्रोसेस है, जैसे हम बोले थे कि मिडनाइट तक चलेगा और इसके बाद धीरे धीरे इसका वीकनिंग होगा, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे जाएगा और कल सुबह को ये वीक होते हुए एक साइक्लोन स्टॉर्म जिसका विंड स्पीड 75 to 85 kmph हो सकता है। इसके प्रभाव में विंड स्पीड अभी तटीय इलाका में बहुत स्ट्रांग चल रहा है, 115 to 125 kmph, और ये विंड स्पीड धीरे धीरे अभी कम होने लगेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शुक्रवार और शनिवार को राजस्थान के भी कई क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका है। Rajasthan will experience heavy to extreme heavy rainfall on 16th and 17th. Wind speed over South Rajasthan will be 45 to 55 kmph from 16th morning for about say 12 hours. गुजरात में आए चक्रवात बिपरजॉय के बाद भुज के DM अमित अरोड़ा ने बताया कि तेज हवाएं चलने की वजह से अब तक 150 से ज्यादा बिजली के खंभे और लगभग 180 से ज्यादा पेड़ गिर चुके हैं। अराउंड 150 से 200 विच पोल गिरे हैं अभी तक एंड अराउंड 6 सबस्टेशन इलेक्ट्रिसिटी के बंद हैं। वाटर वर्क्स के 15
सेंटर्स में इशू है, बट हेडवर्क्स में इशू है, बट दे आर ऑल बैक्ड बाय जनरेटर सेट्स. सो आई थिंक थिंग्स आर अंडर कंट्रोल एंड अराउंड 180-200 जैसे वृक्ष गिरे हैं जिनको ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है. उस एरिया में मूवमेंट बहुत कम है बिकॉज हमने GSRTC मार्केट सब बंद कर दिए थे. तो आई थिंक वी आर, एंड ऑफ कोर्स ऑलरेडी इवैक्यूएशन ऑफ अबाउट 52,800 पीपल हैज बीन डन. सो आई थिंक वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन क्लोजली और मिनिमम डैमेज हो ऐसा हम लोग कर रहे हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे अधिकारियों के साथ वॉर रूम में बैठक की. बैठक के दौरान उन्होंने रेलवे ट्रैक्स और दूसरे मुद्दों पर बातचीत की. रेल मंत्री ने अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर कड़ाई बरतने का निर्देश दिया. साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चक्रवात बिपरजॉय के चलते गुजरात और महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशनों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी जानकारी ली. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात बिपरजॉय की स्थिति के बारे में फोन पर बातचीत की और पूरी जानकारी ली. भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात बिपरजॉय के बारे में पूरी जानकारी ली. पीएम ने गिर वन के शेरों सहित अन्य जानवरों के प्रति चिंता व्यक्त की. पीएम ने गिर वन के जानवरों के देखभाल के बारे में भी सवाल पूछे. पश्चिम बंगाल में चुनाव यानी जैसे हिंसा का पर्याय बन चुकी है. यहां पंचायत चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन भी हिंसक झड़प देखने को मिली. राज्य में मारपीट, पत्थरबाजी, बमबाजी के साथ गोलीबारी की भी घटनाएं हुई. पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भयंकर स्थिति है. इस स्थिति में चुनाव होना नामुमकिन है. कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश खंडपीठ ने 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के आदेश दिए हैं. पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है. नामांकन के आखिरी दिन भी अलग अलग जगह हिंसक झड़प की खबरें आई. नामांकन के आखिरी दिन बीरभूम जिले के अहमदपुर में सैथिया बीडीओ कार्यालय में हिंसा भड़क गई. कहीं मारपीट, पत्थरबाजी तो कहीं बमबारी के साथ साथ गोलीबारी की घटनाएं हुई. जगह जगह सुरक्षा बल हंगामा करने वाले लोगों को खदेड़ते नजर आए. पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भयंकर स्थिति है. इस स्थिति में चुनाव होना नामुमकिन है. सेंट्रल फोर्स की जरूरत है. इम्पॉसिबल है शांतिपूर्ण स्थिति में इलेक्शन होना इस सरकार के रहते. ये सरकार जानती है जनता उनके साथ नहीं है, इसलिए वो हर बार इलेक्शन के समय ऐसी धांधलियां करती है. एक के बाद एक गोली चल रही है, बम गिर रहे हैं, कंट्री बम ये दागे जा रहे हैं और लोगों की मृत्यु घट रही है. बीजेपी, कांग्रेस, माकपा समेत कई विपक्षी दल लगातार सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर दूसरे दलों के उम्मीदवारों को नामांकन करने से रोकने का आरोप लगा रहे हैं. पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा, लेकिन 11 जुलाई को नतीजे आएंगे. पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 9 जून को शुरू हुई थी. उसी दिन से राज्य के अलग अलग हिस्सों में नामांकन रोकने के लिए हिंसक घटनाएं हुई हैं. इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश खंडपीठ ने 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के आदेश दिए हैं. अगले 48 घंटे के भीतर राज्य आयोग को केंद्रीय बलों के लिए केंद्र से अनुरोध करना होगा. ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज. अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का काम प्रगति पर है और जनवरी में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी. जैसे जैसे राम मंदिर का निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है, अयोध्या नगरी के विकास के कार्य को भी गति मिल रही है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का लक्ष्य है कि अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बने. अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और कहा जा रहा है कि अगले कुछ ही महीनों में मंदिर का भूतल बनकर तैयार हो जाएगा. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर अयोध्या पहुंचे तो गुरुवार को भरतकुंड में जनसभा को संबोधित किया. योगी ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे. आज के दिन पर अकेले अयोध्या के अंदर 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के कार्य प्रारंभ हो रहे हैं. 32,000 करोड़ रुपए की. अब जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से स्वयं
रामलला 500 वर्षों के बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे तो भाइयों बहनों दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित होगी, ज्यादा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दिन उत्सव की तरह मनाया जाएगा। 21 लाख दीप जलाए जाएंगे। अयोध्या का वैभव दुनिया देखेगी। योगी ने कहा कि अयोध्या में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। योगी के मुताबिक अयोध्या बढ़िया बन चुकी है। ये नई अयोध्या है। हम अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे। अयोध्या नगरी को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे ही और भरतकूप का भी विकास सूरजकुंड की तर्ज पर करेंगे। उसी प्रकार से महात्मा भरत के यहाँ साधना स्थली को लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तालाब का सुंदरीकरण होगा। जो यहां पर लोग निवास कर रहे हैं उनका पुनर्वास होगा। पूरी जमीन को सुरक्षित रखते हुए एक बार फिर से त्रेता युग की ओर इसको ले जाने का कार्य किया जाएगा। इससे पहले बुधवार को योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया था। उन्होंने अयोध्या दौरे में हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का दर्शन पूजन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रामलला का दर्शन व आरती की। रामलला के दर्शन के उपरांत मुख्यमंत्री ने राम मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। ट्रस्ट व निर्माण एजेंसी से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री को मंदिर निर्माण की प्रगति से अवगत कराया। योगी ने राम जन्मभूमि परिसर में कार्यरत श्रमिकों से भी हालचाल पूछा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के मौके पर हर मंत्रालय अपनी उपलब्धि जनता के सामने रख रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज पेंशन विभाग के 9 साल के सेवा और सुशासन विषय पर ई पुस्तिका जारी की। उन्होंने इस कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 9 साल में सरकार ने पेंशन नीति में कई कल्याणकारी उपायों के साथ पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं के डिजिटलाइजेशन के लिए कई कदम उठाए हैं। When we are talking about the 9 years, obviously, I think चूंकि it is what has happened or transformed is also part of the larger approach of Prime Minister Modi. From day one, we were taught to approach issues not only with professionalism but also with a great degree of sensitivity. And the Honorable Prime Minister is very open to all these experimentations, to new initiatives which are done with conviction. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर दोनों देशों में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। अमेरिकी प्रशासन और अमेरिकी सांसद इस यात्रा को खासा तवज्जो दे रहे हैं और भारतवंशी भी बेहद उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले अमेरिका में प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा इसलिए भी खास रहने वाला है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकारी रात्रि भोज पर बुलाया है। पीएम मोदी का सबसे अहम कार्यक्रम अमेरिकी कांग्रेस में उनके संबोधन को माना जा रहा है, जहां वो अमेरिकी संसद में सभी सदस्यों को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अमेरिका कांग्रेस के सांसद काफी उत्साहित हैं। Prime Minister Modi coming here, I think those will be private conversations, some of them. But I think everybody understands how important that allyship, when you talk about the most populous country in the world, right next to the second most populous country in the world, which they keep on switching off a little bit lately. To hearing Prime Minister Modi address a joint session of Congress, you know, we serve and at the will of the people, and certainly Prime Minister Modi has served the people well. We all strive to have democracy in the world. We all need good trade relations, and we certainly have good trade relations with India. So we look forward with great anticipation from hearing from Prime Minister Modi, and we look forward to building on our relationship between the U.S. and India. There's great expectation for the leader of one of the largest or the largest democracy to visit the oldest democracy and to renew long-standing friendship around the issues of nonviolence, around the issue of democracy and caring about our people. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अमेरिका यात्रा पर अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने कहा, ये यात्रा आने वाले समय में भारत अमेरिका संबंधों को नया आकार देगी।
उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान 5 व्यापक क्षेत्रों पर खास बातचीत होगी। This is going to be a very key element, and in this, as you are witnessing that critical and emerging technologies, I spoke about technology, digital, startup, innovation, the interconnection. But now we are talking about critical and emerging technologies, and that includes AI, that includes semiconductors, quantum, 5G, 6G, telecom, etc., etc. I think the important aspect of Indian Americans in this visit, you will see that there is a huge demand, and a large number of them you will see at the White House ceremonial, you will see in the US Congress, you will see them at other events. प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भारतीय समुदाय के लोग भी खासे उत्साहित हैं। दक्षिण कैलिफोर्निया में भारतीय समुदाय के लोग यात्रा को लेकर तैयारियों में लगे हुए हैं। भारतीय समुदाय के लोग यात्रा के लिए काफी तैयारियां कर रहे हैं। इन लोगों ने एक खास टी-शर्ट भी तैयार की है। भारत की ताकत दुनिया भर में लगातार बढ़ रही है और इसकी बानगी एक बार फिर से दिखेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में गुरुवार को आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना के तत्काल बाद आग को बुझाने के लिए दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग के बाद कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग से स्टूडेंट रस्सियों के सहारे उतरते दिखे। आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली फायर सर्विस के चीफ अतुल गर्ग ने बताया कि दोपहर 12:27 पर बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर आग लगी। आग पर काबू पा लिया गया। बिल्डिंग में फंसे सभी छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। कुछ छात्र रस्सी के सहारे बिल्डिंग से नीचे उतरते दिखे। इस दौरान कोचिंग सेंटर के करीब 2 दर्जन से अधिक छात्र जख्मी हो गए। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के पूल से राज्यों को सस्ती दरों पर दिए जाने वाले गेहूं पर रोक पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि 80 करोड़ लोगों को पहले ही मुफ्त और सस्ती दरों पर अनाज दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सभी राज्यों को गेहूं और चावल का वितरण जारी है। इसके अलावा बाजार में भी कीमतों में संतुलन बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों को ये सस्ती दरों पर गेहूं की आपूर्ति जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ 2-3 राज्य नहीं बल्कि पूरे देश की है। From 1st January, the central government has decided to provide free food grains to 80 crore people, and other than 80 crore people, the government takes effective steps that prices for the essential commodity remain in control. So for that, we have taken decision to do OMSS for wheat and rice. It is not for a particular state; it is throughout, like for the whole country. And the only exceptions are कि we will provide if there is a requirement in northeasterns and hilly states where generally the food grains are not produced. In that cases, in special circumstances we can give, but generally जो है we will not give for the state schemes. महाबलीपुरम में भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत महिला W20 की बैठक हो रही है। इस मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जेंडर डिजिटल डिवाइड पर चर्चा करते हुए कहा कि महिलाओं के प्रति बिना किसी भेदभाव के डिजिटल प्रोडक्ट बनाने चाहिए। I am also delighted that in the deliberations today you have taken the liberty and were gracious enough to speak about the gender digital divide. Many speak about the gender digital divide only with relations to access to gender digital skills. What needs to be enhanced is conversation around gender bias coded technology and technological products. स्मृति ईरानी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में हो रहे विस्थापितों में महिलाओं की संख्या 80% है। In 2018, alarm bells should have rung across nations. But there was a UN report which said that of the 80% who got displaced due to climate change, 80% were not men but women. That climate change brings not only devastation geographically, it also exposes women and children to health risks
risks by disease, or risks where access to service is limited. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक दिवसीय गोवा प्रवास के दूसरे चरण में गोवा राज्य के काड़कोड़ में 20 लाभार्थियों को श्री बलराम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बनाए गए घरों की चाबियां सौंपी। इस अवसर पर ओम बिरला ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के वंचित वर्ग को आश्रय प्रदान करने के लिए श्रम धाम की अनूठी और मानवीय योजना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस पहल से पूरे देश को लाभ होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और केंद्रीय मंत्री श्रीपद यशो नाइक समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि श्रम सहयोग, आर्थिक मदद और सभी के प्रयासों से गरीबों और जरूरतमंदों के अपने घर का सपना साकार हुआ है और सामुदायिक प्रयासों से विकसित भारत का सपना अवश्य साकार होगा। हम सबको सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारी सामूहिक संस्कृति, सामूहिक संस्कार के कारण ही आज हम इन आवासीय लोगों को मकान दे पा रहे हैं। सबने अपना अपना धन लगाया, श्रम लगाया, ईंट लगाई, पत्थर लगाया, अपने हाथों से काम किया। यह है हमारी सामूहिक संस्कृति। और इसलिए कहते हैं कि दुनिया में कितनी बड़ी आपदा है, भारत उस आपदा चुनौतियों से निपटने में सक्षम है अपनी सामूहिक संकल्प शक्ति के कारण, सामूहिक प्रयासों के कारण। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2023 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। एशिया कप इस साल 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 4 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे जो कि हाइब्रिड मॉडल के अंतर्गत होंगे, जबकि अगले 9 मुकाबले श्रीलंका में आयोजित होंगे। इस बार एशिया कप वनडे फॉर्मेट में आयोजित होगा। एशिया कप में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें हिस्सा लेंगी। श्रीलंका की टीम एशिया कप की डिफेंडिंग चैंपियन है। किदाम्बी श्रीकांत ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में किदाम्बी ने भारत के ही लक्ष्य सेन को 21-17, 22-20 के अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला एकल में पीवी सिंधु को हार मिली। उन्हें ताइवान की ताई जू यिंग ने 21-18, 21-16 से शिकस्त दी। और अब देखते हैं कुछ अन्य खबरें तेज अंदाज में। केंद्र सरकार ने महंगाई के मोर्चे पर एक और बड़ा कदम उठाया है। मोदी सरकार ने सोयाबीन के तेल और सूरजमुखी के तेल आयात पर सीमा शुल्क को 5% घटा दिया है। पहले इनके आयात पर सीमा शुल्क 17.5% था, जिसे अब घटाकर 12.5% कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना 15 जून 2023 यानी गुरुवार से ही लागू कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की संचार प्रणाली को मजबूत करने के लिए 500 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को नई दिल्ली में ICOMM टेली लिमिटेड हैदराबाद के साथ 1035 उपकरणों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस अनुबंध से रक्षा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण को और बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रोत्साहन मिलेगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके परिवार से मोहाली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। नड्डा के साथ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह भी मौजूद थे। गौरतलब है कि पिछले साल अमरिंदर सिंह भाजपा में शामिल हुए थे। तमिलनाडु में प्रधान सत्र न्यायालय ने ऊर्जा मंत्री सेंथिल बालाजी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उनकी 15 दिन के रिमांड को खारिज करने की मांग की गई थी। पुलिस हिरासत के लिए प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर न्यायाधीश ने अभी दलीलें नहीं सुनी हैं। सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्र न्यायालय ने 28 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। भारतीय शेयर बाजार में 3 दिनों की तेजी के बाद गुरुवार के कारोबारी सत्र में गिरावट देखने को मिली। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 310 अंकों की गिरावट के साथ 62,918 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 68 अंकों की गिरावट के साथ 18,688 के स्तर पर बंद हुआ। हिंदी समाचारों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।
संस्कृत में टेलीविजन की एक